हेलो और स्वागत है आप सभी का इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं भारत के विशाल इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम यानी सूचना तंत्र की। सोचिए, हमारे आसपास मीडिया कितनी तेजी से बदल रहा है ना? और इसी के बीच फेक न्यूज की बीमारी कैसे एक पूरी महामारी बन चुकी है। पर घबराइए मत, हम ये भी देखेंगे कि कैसे जमीनी स्तर पर काम करने वाले फैक्ट चेकिंग अभियान इस चुनौती से लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा प्लान कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे भारत के बदलते मीडिया परिदृश्य को। उसके बाद इस फेक न्यूज एपिडेमिक पर नजर डालेंगे। फिर हम बात करेंगे ऑल्ट न्यूज के उदय के बारे में और समझेंगे कि इस गलत सूचनाओं के जाल से आखिर लड़ा कैसे जाता है। और अंत में सबसे जरूरी चीज, शिक्षा की ताकत पर चर्चा करेंगे। पहला हिस्सा, भारत का बदलता मीडिया परिदृश्य। एक विशाल और लगातार बढ़ता डिजिटल बाजार। हमारा सूचना तंत्र दुनिया के सबसे जटिल और विशाल इकोसिस्टम्स में से एक है। आइए इसके स्केल को थोड़ा करीब से समझते हैं। 1,40,000। जी हां, ये नंबर छोटा मोटा नहीं है। ये भारत में रजिस्टर्ड समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का आंकड़ा है। ये दिखाता है कि हमारा ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया का मार्केट आखिर कितना विशाल है। मतलब लोगों तक सूचना पहुंचने का एक बहुत ही बड़ा जरिया। और अब जरा डिजिटल दुनिया की तरफ आते हैं। 82 करोड़ 53 लाख इंटरनेट यूजर्स की ये भारी भरकम आबादी। अब आप खुद सोचिए, इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की इतनी बड़ी संख्या का मतलब है कि कोई भी एक सिंगल खबर रातों रात करोड़ों लोगों की स्क्रीन्स तक पहुंच सकती है। जब पारंपरिक मीडिया का ये विशाल ढांचा इस डिजिटल स्पीड के साथ मिलता है ना, तो सूचना के प्रसार की कोई लिमिट ही नहीं रह जाती। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव हो रहा है मीडिया ओनरशिप में। बिना किसी का पक्ष लिए अगर हम हाल के कुछ सालों पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि कई इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट्स को बड़े कॉरपोरेट घरानों द्वारा एक्वायर किया गया है। उदाहरण के लिए एनडीटीवी का अदानी ग्रुप द्वारा अधिग्रहण या द क्विंट के होल्डिंग स्ट्रक्चर में रिलायंस इंडस्ट्रीज समर्थित संस्थाओं की हिस्सेदारी। ये जो कॉर्पोरेट मीडिया कंसोलिडेशन हो रहा है, ये इस पूरे इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव है। और यहीं से बात आती है हमारे दूसरे हिस्से की, फेक न्यूज की महामारी। देखिए, जब मीडिया का परिदृश्य इतनी तेजी से बदल रहा हो और इंटरनेट यूजर्स इतने ज्यादा हों, तो ये पूरा सिस्टम डिजिटल झूठ के सामने बहुत कमजोर हो जाता है। इस बीमारी का इलाज करने से पहले इसे सही नाम देना जरूरी है। असल में झूठी खबरों को हम 3 अलग-अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है मिस इन्फॉर्मेशन, यानी जब कोई अनजाने में बिना सोचे समझे गलत जानकारी आगे बढ़ा देता है। दूसरा है डिसइन्फॉर्मेशन, जो एक सोची समझी साजिश के तहत जानबूझकर झूठी और नुकसानदेह बातें फैलाने को कहते हैं। और तीसरा है मैल इन्फॉर्मेशन, जहां खबर तो सच्ची होती है पर उसे इस तरह से सनसनीखेज बना दिया जाता है ताकि किसी को नुकसान पहुंचे। इस फेक न्यूज के पेड़ को ही ले लीजिए। अगर आप इसकी जड़ों को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस समस्या का असली कारण क्या है। एक तो पारंपरिक मीडिया से लोगों का कम होता विश्वास, और दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच की कमी। जब मीडिया के बिजनेस मॉडल बदलते हैं और लोगों में न्यूज को सही से परखने की समझ कम होती है, तो यही जड़ें उन शाखाओं को पानी देती हैं जिन पर ये फेक न्यूज के फल लगते हैं। इसका जमीनी स्तर पर कितना बड़ा असर है, इसका अंदाजा आप 2019 के एक सर्वे से लगा सकते हैं। उस सर्वे के हिसाब से करीब 64% भारतीयों का ऑनलाइन किसी न किसी फेक न्यूज से सामना हुआ। और पता है, ये 57% के ग्लोबल एवरेज से काफी ऊपर है। ये एक अकेला नंबर काफी है ये बताने के लिए कि हमारा डिजिटल स्पेस झूठ का शिकार होने के लिए कितना एक्सपोज्ड है। लेकिन कहते हैं ना, जहां बीमारी होती है वहां उसका इलाज भी निकल ही आता है। भाग 3, ऑल्ट न्यूज फेनोमेनन। आइए इस समस्या के जमीनी जवाब को समझते हैं। साल 2017 की बात है। 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर, उन्होंने मिलकर ऑल्ट न्यूज की शुरुआत की। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका बैकग्राउंड जर्नलिज्म का नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का था। उन्होंने अपनी तकनीकी स्किल्स का इस्तेमाल करके एक ऐसा नॉन प्रॉफिट और क्राउड फंडेड फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया जिसने जर्नलिज्म के इस नए खालीपन को भरने का एक बहुत बड़ा काम किया। इनके काम का स्केल अगर आप देखें तो सच में हैरान रह जाएंगे। ऑल्ट न्यूज ने अब तक 4000 से अधिक फेक न्यूज आइटम्स का पर्दाफाश किया है। 2022 आते आते इनकी वेबसाइट पर 8 करोड़ यानी 80 मिलियन से ज्यादा पेज व्यू दर्ज किए गए। और तो और इनके स्वतंत्र और साहसिक काम के लिए इन फाउंडर्स को 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया गया था।
ये इनके काम की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को सिद्ध करता है। पर सवाल ये है कि आखिर ये सब किया कैसे जाता है। भाग 4, गलत सूचना से निपटाना। देखते हैं इस फैक्ट चेकिंग प्रोसेस के पीछे आखिर क्या तरीका काम करता है। बेसिकली ये एक 5 स्टेप का काफ़ी सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सबसे पहले जो दावे इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे होते हैं उन्हें मॉनिटर किया जाता है। फिर रिवर्स इमेज सर्च और प्राइमरी डेटा के जरिए रिसर्च की जाती है। तीसरा स्टेप है उस दावे की सच्चाई का मूल्यांकन करना। चौथे स्टेप में आम पाठकों को समझ में आने वाली सरल भाषा में फैक्ट चेक रिपोर्ट लिखी जाती है। और पांचवा, नई जानकारी मिलने पर उसे लगातार अपडेट करना। ये प्रोसेस इंटरनेट की अराजकता को एक प्रामाणिक तथ्य में बदल देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेट पर सबसे ज्यादा किस तरह की फेक न्यूज़ पकड़ी जाती है। तो देखिए, इनमें ज्यादातर केस सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाले होते हैं, या फिर नेताओं का झूठा महिमा मंडन, विपक्षी दलों को बदनाम करने की कोशिशें, प्रसिद्ध हस्तियों पर निजी हमले और ऐतिहासिक दावों को गलत तरीके से पेश करना शामिल होता है। ये लिस्ट साफ दिखाती है कि ऑनलाइन दुनिया में असल में किस तरह का वैचारिक युद्ध लड़ा जा रहा है। इसी बात को समझने के लिए जाने माने पत्रकार रवीश कुमार का ये कोट बहुत सटीक बैठता है। वो कहते हैं कि मीडिया ने फेक न्यूज़ के खिलाफ लड़ाई को आउटसोर्स कर दिया है। ये एक वाक्य बिल्कुल पॉइंट पर हिट करता है। ये बताता है कि कैसे मुख्यधारा का मीडिया कॉर्पोरेट और राजनीतिक दबावों में उलझा है और फैक्ट चेकिंग का ये भारी बोझ अब पूरी तरह से स्वतंत्र फैक्ट चेकर्स के कंधों पर आ गया है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ फैक्ट चेकिंग करके हम इस समस्या से बच सकते हैं? जवाब है नहीं। और यहीं एंट्री होती है हमारे आखिरी हिस्से की, शिक्षा की ताकत और प्री बंकिंग। देखिए, सिंपल सी बात है, हम सिर्फ फेक न्यूज़ का पर्दाफाश यानी डीबंकिंग करने तक सीमित नहीं रह सकते। हमें लोगों को पहले से तैयार यानी प्री बंकिंग करने की जरूरत है। इसके लिए मानवीय और सामाजिक विज्ञान यानी ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज की शिक्षा बेहद जरूरी है। ये शिक्षा लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित करती है। इसका फायदा ये होगा कि कोई भी झूठी खबर फैलने से पहले ही दिमागी स्तर पर खारिज कर दी जाएगी। और इस सिद्धांत को ग्राउंड रियलिटी पर काफी अच्छे से अप्लाई किया जा रहा है। एक तरफ तो थ्योरेटिकल मीडिया लिटरेसी है जो बताती है कि फेक कंटेंट को कैसे पहचानें, और दूसरी तरफ ऑल्टर जैसे संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रैक्टिकल जमीनी प्रयास हैं। ये लोग सीधे लोकल स्कूलों में जाकर बच्चों के बीच ऐसी व्यवहारिक कम्युनिटी पहल चला रहे हैं। ऑल्ट एड की स्ट्रैटेजी की जो सबसे बेस्ट बात मुझे लगती है वो है उनका टारगेट ऑडियंस। वे मुख्य रूप से 12 से 14 साल के बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यही वो उम्र है जब बच्चे अपना पहला स्मार्टफोन इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। एल्गोरिदम आधारित जानकारी की बाढ़ उनके दिमाग तक पहुंचे उससे ठीक पहले ही युवाओं को तार्किक और मजबूत बनाने का ये वाकई एक शानदार आइडिया है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल बचता है। आज जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और एल्गोरिदम्स सच्चाई से ज्यादा एंगेजमेंट और क्लिक्स को अहमियत देते हैं, तो इस पोस्ट ट्रूथ यानी सत्य के बाद की दुनिया में सत्य को बचाने की अंतिम जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या ये सरकारों की है, टेक कंपनियों की है, इन स्वतंत्र फैक्ट चेकर्स की है, या फिर एक साक्षर जागरूक समाज के रूप में हम सभी की है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस